नमस्कार विद्यार्थियों। एमए प्रीवियस पॉलिटिकल साइंस में पहला प्रश्न पत्र, जिसमें हमने अरस्तु के दास प्रथा के बारे में और नागरिकों के या नागरिकता के ऊपर विचारों के बारे में चर्चा की थी। आज मैं आपको अरस्तु ने राज्य के विकास के स्वरूप को किस तरह से बताया है और उन्होंने राज्य की जो महत्वपूर्ण विशेषताएं और किस रूप में स्वीकार किया है, इस विषय पर चर्चा करूंगी। वैसे अरस्तु राज्य को एक सावयव जीवधारी समान समझते हैं और उनका मानना था कि जिस प्रकार एक सावयवी जीवधारी का विकास होता है, उसी प्रकार राज्य का भी विकास होता है। इसको उन्होंने मानव शरीर के उदाहरण के द्वारा समझाने का प्रयास भी किया। मानव शरीर में हाथ, पैर, नाक, कान आदि अनेक अंग होते हैं। इन अंगों को अलग अलग कार्य करने पड़ते हैं और इन्हें करने के लिए वे शरीर पर निर्भर रहते हैं। यदि शरीर का कोई अंग अपना कार्य करना बंद कर देता है या उसे ठीक प्रकार से नहीं करता, तो शरीर निर्बल हो जाता है। जो बात शरीर के बारे में कही गई है, वही राज्य के बारे में भी कही जा सकती है, क्योंकि जिस प्रकार शरीर का विकास स्वाभाविक ढंग से होता है, अरस्तु ने यह माना कि उसी प्रकार राज्य का भी विकास होता है। शरीर के समान राज्य भी विभिन्न अंगों से मिलकर बनता है और इन अंगों में जैसे व्यक्ति हैं, उनके संस्थाएं, परिवार, गांव आदि शामिल किए जा सकते हैं। जिस प्रकार शरीर के सब अंगों को अपने अपने निर्धारित कार्य करने पड़ते हैं, उसी प्रकार राज्य के सब अंगों को भी अपने निर्धारित कार्य करने की आवश्यकता होती है। तो इस प्रकार राज्य के विकास का स्वरूप सावयवी या जैविक है। व्यक्ति, परिवार और ग्राम इसके विभिन्न अंग हैं और ये सभी अंग एक दूसरे से संबंधित भी होते हैं और इनका क्रमिक विकास होता रहता है। राज्य के विकास के संबंध में अरस्तु के दृष्टिकोण को बारकर ने बखूबी समझाया और ये कहा कि राजनीतिक विकास जैविक विकास है। राज्य तो मानो पहले से ही ग्राम, परिवार और व्यक्ति के रूप में भ्रूण अवस्था में होता है। राजनीतिक विकास की प्रक्रिया ऐसी है मानो राज्य आरंभ से लेकर अंत तक विभिन्न रूपों को धारण करता है और प्रत्येक रूप इसको पूर्णता के अधिक से अधिक निकट ले आता है। तो इस तरह अरस्तु के राज्य की उत्पत्ति संबंधी विचार विकासवादी सिद्धांत के अनुरूप देखने को मिलते हैं और परिवार के विकास से ही व्यक्ति पूर्णत्व की दिशा में कुछ कदम बढ़ाता नजर आता है। कुछ और अधिक पूर्णता की प्राप्ति उसकी नैसर्गिक प्रवृत्ति ग्राम को जन्म देती है और संपूर्णता एवं आत्मनिर्भरता की दिशा में बढ़े हुए मानव के चरण अपनी मंजिल तक उस समय पहुंच जाते हैं जबकि सर्वोच्च एवं सर्वव्यापी समुदाय राज्य की स्थापना संभव हो जाती है। अरस्तु ने राज्य को एक स्वाभाविक संस्था माना और इसी के साथ साथ उसको सर्वोच्च समुदाय के रूप में भी स्वीकार किया। तो जैविक रूप में स्वीकार करते हुए अरस्तु ने राज्य की कुछ महत्वपूर्ण विशेषताओं के बारे में बताया और सबसे पहली विशेषता यदि हम देखें अरस्तु के अनुसार, तो वो है राज्य एक स्वाभाविक संस्था है। अरस्तु द्वारा राज्य के प्रादुर्भाव के बारे में जो भी विचार प्रकट किए गए, उनके विचारों से ये स्पष्ट होता है कि राज्य एक स्वाभाविक संस्था है और उसके अनुसार राज्य मानव के भावनात्मक जीवन की अभिव्यंजना है और इससे अलग रहकर व्यक्ति अपने जीवन के लक्ष्य की प्राप्ति नहीं कर सकता। राज्य परिवार का ही एक वृहत रूप है और इसीलिए ये वैसे ही स्वाभाविक है जैसे कि परिवार। व्यक्ति के विकास का जो कार्य परिवार में प्रारंभ होता है, उसकी पूर्ण सिद्धि राज्य में ही की जा सकती है। तो राज्य एक स्वाभाविक संस्था है
इसके लिए अरस्तु ने एक तर्क यह भी दिया कि जिन संस्थाओं पर राज्य आधारित है वे संस्थाएं स्वाभाविक है, तो निश्चित रूप से स्वाभाविक संस्थाओं का विकास या विकसित रूप भी स्वाभाविक होगा। दूसरी बात अरस्तु ने बताई कि राज्य व्यक्ति से पूर्व का संगठन है। अरस्तु का कहना है कि राज्य मनुष्य से प्राथमिक है। ऐसा कहने में अरस्तु का तात्पर्य यह नहीं था कि ऐतिहासिक दृष्टि से राज्य का जन्म पहले हुआ, वरन उसके कहने का अभिप्राय यह था कि मानसिक या मनोवैज्ञानिक दृष्टि से राज्य का जन्म पहले ही हो चुका था। यह कैसे हुआ, इस संबंध में यह कहा जा सकता है कि राज्य एक पूर्ण समुदाय है, व्यक्ति केवल एक तत्व। पूर्णता पहले आती है, उसके बाद में अंग, इसलिए राज्य व्यक्ति से पूर्ववर्ती है। मनुष्य के बौद्धिक विकास की पूर्ण कल्पना के रूप में राज्य का जन्म व्यक्ति, परिवार और ग्राम के अस्तित्व में आने से पूर्व ही हो चुका था। अरस्तु का यह भी कहना है कि समय की दृष्टि से परिवार पहले है, परंतु प्रकृति की दृष्टि से राज्य पहले है। अरस्तु के इस दृष्टिकोण की व्याख्या हम फॉस्टर के अनुसार कर सकते हैं, जिन्होंने कहा राज्य का स्थान प्रकृतिवश परिवार और व्यक्ति से पहले है, क्योंकि अवयवी अनिवार्यतः अवयव से पहले आता है। राज्य प्रकृति की रचना है और वह व्यक्ति से पहले आता है। इसका प्रमाण यह है कि जब व्यक्ति को राज्य से पृथक कर दिया जाए तो वह आत्मनिर्भर नहीं रह जाता, अतः उसकी स्थिति अवयवी की तुलना में अवयव जैसी यानी अंग जैसी होती है। इसी के साथ राज्य को सर्वोच्च समुदाय के रूप में भी अरस्तु ने स्वीकार किया और ये कहा राज्य केवल समुदायों का समुदाय ही नहीं है, वरन एक सर्वोच्च समुदाय है। अरस्तु ने इसके पीछे कई कारण बताए। सबसे पहले उन्होंने ये कहा कि राज्य में बहुत सारी संस्थाएं होती है और बहुत सारे प्रकार की, जैसे सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक, ये जो संस्थाएं हैं, इन सभी संस्थाओं का अस्तित्व राज्य के कारण ही होता है और ये केवल राज्य के अंदर ही कार्य कर सकती है। ये राज्य के अधीन होती है और राज्य का इन पर पूर्ण नियंत्रण होता है। दूसरी बात उन्होंने ये कहा कि राज्य के अंतर्गत कार्यरत विभिन्न सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक संस्थाएं एक पक्षीय होती है। जैसे धार्मिक संस्थाएं धार्मिक आवश्यकताओं और सामाजिक संस्थाएं सामाजिक आवश्यकताओं की पूर्ति करती है। इनमें से कोई भी व्यक्ति की समस्त आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं करती, परंतु राज्य एकमात्र ऐसी संस्था है जो व्यक्ति की समस्त आवश्यकताओं की पूर्ति करती है और इसीलिए हम कह सकते हैं कि राज्य सर्वोच्च समुदाय है। तीसरा तर्क उन्होंने ये दिया कि राज्य के अंतर्गत कार्यरत सभी संस्थाओं का कोई न कोई लक्ष्य अवश्य होता है, पर राज्य के लक्ष्य की तुलना में ये लक्ष्य निम्नतर होते हैं। इसका कारण है कि राज्य अपने नागरिकों को अपने जीवन को शुभ और सुखी बनाने का अवसर प्रदान करता है। वे इस प्रकार के जीवन की प्राप्ति राज्य के सदस्यों के रूप में ही कर सकते हैं, समुदायों या संस्थाओं के सदस्यों के रूप में नहीं। इसलिए राज्य एक सर्वोच्च समुदाय है। उसके बाद जैसा कि मैंने बताया कि राज्य के विकास के स्वरूप को जब उन्होंने बताया तो राज्य को एक जैविक संस्था उन्होंने स्वीकार किया। तो एक विशेषता वो बताते हैं, राज्य का स्वरूप जैविक है और जैविक सिद्धांत के अनुसार संपूर्ण के बहुत से विभिन्न अंग होते हैं। प्रत्येक अंग का अपना पृथक कार्य होता है और प्रत्येक अंग अपने अस्तित्व एवं जीवन के हेतु संपूर्ण पर पूर्ण रूप से निर्भर करता है। जब अरस्तु राज्य को समुदायों का समुदाय कहता है, तब उसके सिद्धांत में राज्य का यही जैविक तत्व परिलक्षित होता है। उसने राज्य की तुलना शरीर से और व्यक्ति की तुलना हाथ जैसे अंग से की है। उसके अनुसार राज्य और व्यक्ति में वही संबंध होता है जो शरीर और हाथ में है। उसने यह भी कहा कि जिस प्रकार शरीर के किसी एक अंग में अत्यधिक वृद्धि होने से समस्त शरीर का संतुलन बिगड़ जाता है, उसी प्रकार राज्य के किसी एक तत्व में अत्यधिक वृद्धि होने से राज्य का स्थायित्व भी खतरे में पड़ जाता है। राज्य को अरस्तु ने एक आत्मनिर्भर संगठन भी बताया और ये उसकी महत्वपूर्ण विशेषता में शामिल किया।
इससे उनका तात्पर्य था कि अपनी सभी आवश्यकताओं की पूर्ति राज्य स्वयं करता है। अरस्तु ने आत्मनिर्भरता शब्द का प्रयोग विशेष अर्थ में किया। उसने इसके लिए यूनानी शब्द आतर्किया का प्रयोग किया है, जिसका अर्थ है पूर्ण निर्भरता। और अरस्तु ने इसे स्पष्ट करते हुए कहा, आत्मनिर्भरता वह गुण है जिसके कारण और जिसके द्वारा जीवन स्वयं वांछनीय बन जाता है और उसमें किसी प्रकार का अभाव नहीं रह जाता। वस्तुतः अरस्तु ने आत्मनिर्भर शब्द का प्रयोग अति व्यापक अर्थ में किया है। इससे उसका अभिप्राय यह है कि राज्य न केवल व्यक्ति की भौतिक समस्याओं का समाधान करता है, अपितु उसे अच्छा और सुखी संपन्न जीवन व्यतीत करने में भी सहायता देता है। राज्य व्यक्ति के लिए उन समस्त परिस्थितियों का निर्माण करता है जो उसके शारीरिक, मानसिक और नैतिक विकास के लिए आवश्यक है। आत्मनिर्भरता का अर्थ है राज्य में ऐसे भौतिक साधनों और ऐसी नैतिक प्रेरणाओं और भावनाओं की उपस्थिति जो किसी प्रकार भी बाह्य भौतिक या नैतिक सहायता पर निर्भर नहीं रहती और उनके बिना भी पूर्ण मानव विकास को संभव बना देती है। नगर राज्य सर्वाधिक श्रेष्ठ राजनीतिक संगठन है, ऐसा अरस्तु का मानना था। हालांकि उनके जीवन काल में ही फिलिप ने यूनान के नगर राज्यों का अंत कर अपने साम्राज्य की स्थापना की थी, लेकिन अरस्तु ने इन साम्राज्यों के संबंध में बिल्कुल भी विचार नहीं किया। उसने तो आदर्श राज्य का चित्रण एक नगर राज्य के रूप में ही किया है। और अरस्तु का यह नगर राज्य समस्त विज्ञान, कला, गुणों और पूर्णता में एक साझेदारी है, यानी वैसे भी आत्मनिर्भर संगठन मानता है वो राज्य को, और नगर राज्य को सर्वाधिक या सर्वश्रेष्ठ राजनीतिक संगठन के रूप में अरस्तु ने स्वीकार किया। राज्य को उन्होंने विविधता में एकता की उपाधि भी दी और उनका कहना था कि ये राज्य की महत्वपूर्ण विशेषता है। प्लेटो का आदर्श राज्य जब हम पढ़ते हैं तो उसमें उन्होंने एकता पर विशेष बल दिया और संपूर्ण राज्य को एक परिवार का रूप देना चाहा, किंतु अरस्तु प्लेटो के एकता संबंधी विचारों से सहमत नहीं है। प्लेटो के समान अरस्तु राज्य की चरम एकता पर बल न देकर राज्य की विविधता में एकता का समर्थन करता है। और अरस्तु ने ये कहा कि राज्य का आदर्श स्वरूप उसकी विविधता में एकता ही है। उसके निर्माण विभिन्न तत्वों के मिलने से उसका निर्माण होता है। जिस प्रकार सुंदर चित्र विभिन्न रंगों के अनुपम मिश्रण से बनता है और जिस प्रकार मधुर संगीत की सृष्टि विभिन्न रागों और तालों के समन्वय से होती है, उसी प्रकार आदर्श राज्य का निर्माण उसके विभिन्न अंगों के उचित सामंजस्य और संगठन के आधार पर होता है। राज्य क्रमिक विकास का परिणाम है। विकासवादी सिद्धांत के अरस्तु समर्थक रहे हैं और उन्होंने यही कहा कि राज्य क्योंकि एक सावयवी जीवधारी है तो उसके विकास के क्रम में हम उसी तरह से देख सकते हैं जिस तरह से एक व्यक्ति, परिवार और ग्राम का विकास होता है। ये अंग एक दूसरे से संबंधित होते हैं और इनका क्रमिक विकास होता रहता है। इसी तरह से राज्य को इन्होंने एक आध्यात्मिक संगठन के रूप में स्वीकार किया। राज्य को एक आध्यात्मिक संगठन बताते हुए अरस्तु ने कहा कि राज्य एक मानवीय समुदाय है, अतः इसका उद्देश्य मानव में सद्गुणों या अच्छी शक्तियों का विकास करना है। यह मानव को बौद्धिक, नैतिक और शारीरिक श्रेष्ठता की प्राप्ति के साधन प्रदान करता है। तभी अरस्तु कहते हैं कि राज्य नैतिक जीवन में आध्यात्मिक समुदाय है। इसी प्रकार संविधान राज्य की पहचान है, ऐसा अरस्तु मानते हैं और संविधान में परिवर्तन राज्य में परिवर्तन करने के समान होता है। ये विचार अरस्तु ने अपने महत्वपूर्ण विचारों में रखे और ये भी कहा कि राज्य और शासन में भेद के बारे में जब हम बात करते हैं तो शासन और राज्य में अरस्तु ने भेद किया। जहाँ राज्य समस्त नागरिकों और गैर नागरिकों का समूह है, वहाँ शासन उन नागरिकों का समूह है जिनके हाथ में सर्वोच्च राजनीतिक सत्ता है। अरस्तु लिखते हैं कि शासन में परिवर्तन तो उसी समय आ जाता है जब शासकों को अपदस्थ कर दिया जाता है, यानी जब शासकों में परिवर्तन होता है तभी शासन में परिवर्तन आ जाता है।
राज्य में परिवर्तन तभी होता है जब उसके संविधान में परिवर्तन होता है। तो इस तरह राज्य के बारे में अरस्तु ने बहुत ही विस्तार पूर्वक लिखा और बहुत ही महत्वपूर्ण विचार रखे, जो राजनीति विज्ञान में प्रत्येक विद्यार्थी के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। धन्यवाद।